जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री हमारा चैप्टर नंबर 10 कंटिन्यू है और मैं आपको इस चैप्टर का लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 प्रोवाइड कर चुका हूं। आज हम इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर बात करेंगे और आखिरी लेक्चर है जिसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, और आइए स्टार्ट करते हैं। पहले एक काम कीजिए आप बच्चों, आप जो क्वेश्चन डिस्कस करना है जरा पहले वो देख लें। इसमें लिखा हुआ है व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? व्हाई डज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड गेट रेज व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताएं कि वो क्या होती हैं, और किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट रेज क्यों हो जाता है। ओके, आइए बात शुरू करते हैं। कोई ऐसी खास बात नहीं है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की उन तमाम प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो डिपेंड करती हैं सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, उनकी केमिकल नेचर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर नहीं, सॉल्यूट की मिकदार पर, सॉल्यूट के अमाउंट पर, सॉल्यूट के पार्टिकल की तादाद पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हों उन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। राइट। अच्छा, इन तमाम प्रॉपर्टीज पर आपसे गुफ्तगू करनी है। एक मर्तबा फिर रिपीट कर दीजिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दो प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट के पार्टिकल की तादाद पर डिपेंड करती हो जो प्रॉपर्टीज रादर इट्स केमिकल नेचर। तो इस बात को कैसे बोलना है जी? पढ़ के बता दीजिए। सर्टेन फिजिकल properties of solution which depend upon number of solute particle rather than its chemical nature, these are referred as colligative properties। और बच्चों, colligative properties there are four colligative properties। number 1, elevation of boiling point। number 2, depression of freezing point। number 3, lowering of vapor pressure। number 4, osmotic pressure। लेकिन जो ऊपर सवाल लिखा हुआ है उसमें इन चारों में से एक प्रॉपर्टी पूछी है जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, यानी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर ऐड कर दें, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, अब क्यों बढ़ जाता है इस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना जरूरी है
कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको है? द टेम्परेचर एट विच वेपर्स प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों, ये वेपर्स प्रेशर है लिक्विड का और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो गए। उस वक्त जो टेम्परेचर होगा वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो नॉन वोलेटाइल किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं जब, तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। सिंपल सी वजह है इसकी, और सिंपल सी वजह होने की ये है कि सॉल्यूट ऐड करते हैं जब, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान एक एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाती है। सॉल्यूट डालने से पहले सॉल्वेंट था और प्योर सॉल्वेंट था। जब आपने उसमें सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्शन आ गई, तो अट्रैक्शन बढ़ गई। अट्रैक्शन जब बढ़ेगी तो डेफिनेटली एवापोरेशन कम होगी, और एवापोरेशन जब कम होगी तो वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर देर से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज्यादा टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। आप इन तमाम बातों को इस तरह से रीड करेंगे। नंबर 1, जी बेटा, बात हो रही है आपसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन The boiling point of a solution of non-volatile solute is higher than pure solvent. प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टी बी से डिनोट करते हैं। एक बात तो ये हो गई। नंबर 2, बच्चों, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये बात तो आपको बचपन से पता है। नंबर 2, इफ अ नॉन वोलेटाइल इफ अ नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is dissolved in volatile solvent, its vapor pressure found to be lower than 1 atm। बच्चों, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में, ओके, तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फियरिक प्रेशर से कम होता है। और शायद हो सकता है आपको ये बात पता हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm के बराबर होता है। तो आपसे इस पॉइंट में यही बात की गई है। इफ अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन volatile solvent, its vapor pressure found to be lower than 1 atmosphere. Liquid boil when? Liquid boil जब होता है जब its vapor pressure become equal to atmospheric pressure. Liquid boil जब होता है जब उसका vapor pressure atmospheric pressure के बराबर हो जाए। ओके बेटा, some more heat is added to the solution
to reach its vapor pressure 1 atm, thus boiling point increases। बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा जा रहा है व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बता दी यहां तक। उसके बाद आपसे कह रहे हैं व्हाई डज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड boiling point of a liquid get raised when a non-volatile solute is added। तो आपने बच्चों, आपने नंबर 1 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताई और पॉइंट 1 2 3 की सूरत में आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हुआ। इसको बेटा एज इट इज याद कर लीजिएगा, कोई बढ़ाने चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। पढ़ के बताइए। द फ्रीजिंग पॉइंट The freezing point of a solution of non-volatile and non-electrolyte solute is lowered as compared to pure solvent। क्या मतलब? किसी भी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में। यानी कोई भी प्योर सॉल्वेंट हो और आप उसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाल दें तो अब वो देर से फ्रीज होगा, यानी उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी वाक़ई हो जाएगी। ओके बेटा, इस कमी को हम कहते हैं, दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और बच्चों, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले बताना होगा कि टेम्परेचर एट विच liquid and solid phase coexist in equilibrium with the same vapor pressure is called freezing point। हमने बचपन में इस बात को इस तरह पढ़ा था कि टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग। ओके, ये बिल्कुल वही वाली बात है। जब बेटा कोई भी सॉलिड मेल्ट होना शुरू होगा तो इसका मतलब अभी सॉलिड मेल्ट होना शुरू हुआ है, इसका मतलब सॉलिड सॉलिड फॉर्म में अभी मौजूद है और थोड़ा सा मेल्ट हो गया तो लिक्विड भी है। इसका मतलब सॉलिड फेज और लिक्विड फेज को एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक ही कंपाउंड सॉलिड स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी है। ठीक है, और इनके दरमियान इक्विलिब्रियम भी है। तो ऐसे टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, नंबर 1। नंबर 2, presence of non-volatile solute lower the freezing point of solvent। फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है as at freezing point vapor pressure of both liquid and solid must be same। The addition of solute lower the vapor pressure। solute बढ़ाने से vapor pressure कम हो जाता है। In order to re-establish the equilibrium of two phase, temperature of solution is consequently lowered below the freezing point of pure solvent। ठीक है बेटा, तो अगर आपके पेपर में सवाल आए कि what are colligative properties, explain depression of freezing point, तो colligative properties की डेफिनेशन लिखकर आपने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इतना याद करना है। और बच्चों,
नंबर 3, लोअरिंग ऑफ वेपर्स प्रेशर। अभी अभी आपने बच्चों पिछले लेक्चर में आपने जब रॉबर्ट्स लॉ पढ़ा था तो ये बात मैंने आपको बताई थी, ये लॉ है, ये कानून है कि जब ये लॉ है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, नंबर 1। नंबर 2, lowering of vapor pressure is directly proportional to mole fraction of solute। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर में कमी उतनी ज्यादा आएगी। तो ये तो कानून है, ये लॉ है जो हम रॉबर्ट्स लॉ की सूरत में पढ़ भी चुके हैं। तो आप जरा इस बात को पढ़कर सुनाइए। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing a non-volatile and non-electrolyte solute is lowered as compared to its pure solvent। प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और बच्चों एक्सप्लेनेशन में लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज एक्सप्लेन बाय रॉबर्ट्स लॉ, according to which lowering in vapor pressure of solution is directly proportional to mole fraction of solute। तो अगर आपसे पेपर में कहें कि व्हाट आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो बस बेटा आपने इतना सा जवाब देना होगा। ओके, तो 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, 10 greater number of non-volatile solute particle, more lowering in vapor pressure of solution। आपने इतना सा जवाब देना होगा। और बच्चों चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा 12वां सवाल है, ऑस्मोसिस डिफाइन करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन करना है। इसकी मैं आपको एक बहुत मामूली सी छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं। बच्चों सपोज कीजिए ये मेरे पास एक थिस्टिल फनल है, थिस्टिल फनल। बायो वाले बच्चे इसको देखकर फौरन ही समझ गए होंगे। इस थिस्टिल फनल को मैंने स्टैंड कर दिया, क्लैम कर दिया, ठीक है बेटा। और इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, और बच्चों इस थिस्टिल फनल में मैंने शुगर सॉल्यूशन भर दिया। ये आपको शुगर सॉल्यूशन नजर भी आ रहा होगा। ये बात ओके हो गई बच्चों, शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, एक बीकर लिया, उस बीकर में वाटर भरा, उस बीकर में बच्चों मैंने वाटर भरा और इस तरह थिस्टिल फनल को इमर्ज कर दिया, डिप कर दिया। ठीक है, ये रहा प्योर वाटर। ठीक हो गया। अब मुझे बताइए, ये सॉल्यूशन है, थिस्टिल फनल में सॉल्यूशन है और बीकर में वाटर। ठीक है, अच्छा थिस्टिल फनल में जो सॉल्यूशन है इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं।
और बीकर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, पता ये चला कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है इन बीकर और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो है इन थिस्टिल फनल। अब बताओ बेटा क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट ट्रांसफर होगा। ठीक है, जिसका पता हमें थोड़ी देर बाद ये देख कर चलेगा कि अभी सॉल्यूशन यहां तक था, थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन का लेवल रेज हो गया, यानी क्रिस्टल फनल में सॉल्वेंट ऐड हो गया। तो पहले लेवल कम था, अब लेवल ऊपर बढ़ गया, तो हम इसको कहते हैं कि ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो गया। अब आप मुझे बताइए ऑस्मोसिस को डिफाइन कैसे करेंगे? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, movement of solvent particle from dilute solution to concentrated solution through semi-permeable membrane is called osmosis। एक बात तो ये हो गई। नंबर 2, ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों डेफिनेटली जब सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, ओके, तो परमिएबल मेम्ब्रेन पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस जो प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कैसे बोलेंगे इस बात को? द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वाटर के प्रेशर को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, exerted by solution which stop the process of osmosis, this property is called osmotic pressure। बच्चों कुछ देर बाद जब सॉल्वेंट की मिकदार बढ़ते बढ़ते, अच्छा एक और बात, क्रिस्टल फनल से सॉल्यूट ट्रांसफर होकर सॉल्यूशन में आएगा, क्योंकि क्रिस्टल फनल में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बीकर में सॉल्यूट कम है। बीकर में सॉल्वेंट ज्यादा है, क्रिस्टल फनल में सॉल्वेंट कम है, तो फनल से सॉल्यूट क्रॉस होगा, बीकर से सॉल्वेंट क्रॉस होगा, और कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा कि दोनों में, यानी क्रिस्टल फनल और बीकर में कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो यही बात आपको बताई जा रही है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerted by solution which stop the process of osmosis, this colligative property is called osmotic pressure। और बच्चों कंसीडर अ क्रिस्टल फनल, नजर आ रहा है आपको, with semi permeable membrane contain sugar solution is dipped in two beaker of pure water। ड्रॉ हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। नंबर 2, as the time proceed water migrate into crystal funnel as observed through increase in level of solution in crystal funnel। Number 3, this rise in liquid continue till descending pressure exerted by solution, okay बेटा, of solvent in opposite direction। The pressure at this stage is called osmotic pressure। और बच्चों हमारी डेली लाइफ की एग्जाम्पल में आप अगर गौर करें, फ्रेश वाटर, फिश एब्जॉर्ब वाटर थ्रू सेमी परमिएबल स्किन,
फिश जो पानी के अंदर मौजूद है उनकी सेमी परमिएबल स्किन है, और बच्चों सेमी परमिएबल स्किन है, और इस स्किन के थ्रू वो पानी के अंदर मौजूद है, वाटर क्रॉस होता रहता है उनकी बॉडी में वाटर दाखिल होता रहता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। रूट हेयर प्लांट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। पौधों की जो रूट हेयर होती हैं वो वाटर को ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ चिम फूड आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्ब इनटू बॉडी टिश्यू, और ऑस्मोसिस की ये एक और अच्छी एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था। इसको इस तरह याद कर लीजिएगा, आपके नोट्स में भी बिल्कुल एज इट इज मौजूद है। और बच्चों हमारे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन ये है, डिफाइन कोलाइड्स। आप जानते हैं कि कोलाइड हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें सॉल्यूट के पार्टिकल डिस्पर्स रहते हैं। तो मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिकली डिस्पर्स्ड insoluble suspended particle insoluble suspended particle। बच्चों ऐसे मिक्सर को कहते हैं कोलाइड। मिल्क एग्जाम्पल है कोलाइड की, composed of tiny particle casein and other ingredient present in aqueous phase। तो मिल्क कोलाइड है, कोलाइड। बच्चों these particle never settle down as done in suspension and never act as solute as in solution। They are different from both and are known as colloidal dispersion। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब किसी कोलाइड में से लाइट पास करते हैं तो लाइट डिस्पर्स हो जाती है। लाइट के डिस्पर्स हो जाने को टाइंडल इफेक्ट कहते हैं। तो कोलाइड हैव एबिलिटी टू स्कैटर लाइट। कोलाइड जो होते हैं वो लाइट को स्कैटर्ड करते हैं। ओके बेटा, दिस द इफेक्ट इज नोन एज टाइंडल इफेक्ट। और टाइप्स ऑफ कोलाइड में कोलाइड आर क्लासिफाइड इनटू 8 टाइप डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। बस आपने यहां तक ये टॉपिक याद करना है। ठीक है बेटा, आपके बुक में आपके नोट्स में ये टेबल बना हुआ है, ये टेबल सिर्फ देखने का है। ओके, आप इसको याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, याद यहां तक करेंगे। और बच्चों इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ, और ये हमारे चैप्टर नंबर 10 का छठा लेक्चर था। ठीक है, और ये मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। जो अक्लमंद बच्चे हैं उनको ये लेक्चर फौरन नोटिफिकेशन की सूरत में मिल जाता है। बेवकूफ़ बच्चों को चंद घंटे बाद जब लिंक सेंड करता हूँ तो उस वक्त पता चलता है। तो आप कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और इंशाल्लाह आपका ये मसला हल कर दूंगा। फौरन ही मैं आपको चैप्टर नंबर 11 डिलीवर कर रहा हूँ। ठीक है, और अपनी बात को यहाँ रोकते हैं, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे अगले चैप्टर में होगी। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।